जीएस के एक नए सेशन में आपको स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस महामारी में पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी मेडिवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की, उसमें हम लोगों ने गुलाम वंश को पूरा ख़त्म कर लिया था और खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी को हमने पढ़ लिया था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। पहले थोड़ा हम लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक पे हम अलाउद्दीन खिलजी आज हमारा टॉपिक है, इस पे हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं पिछली क्लास का। देखो, इसके सबसे पहले हम लोगों ने जब मेडिवल हिस्ट्री शुरू की थी तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को हमने आपको बताया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर भारत में लाया था। ये पहला अरब मुसलमान था जिसने सफल आक्रमण किया था। उसके बाद नंबर आता है महमूद गजनबी का। महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का महमूद गजनबी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो भारत को लूटना था, जबकि उसके बाद जो मोहम्मद गौरी आया था उसका उद्देश्य भारत को लूटना ही नहीं बल्कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार और अच्छे से शासन सत्ता को चलाना था। इसके तहत उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191, 1192, उसके बाद 1194 चंदावर का युद्ध, 1175 में उसने भीम द्वितीय से युद्ध किया था जिसमें वो हारा था, लेकिन फाइनली 1192 में उसने जयचंद्र की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और 1194 में उसने चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को भी हराकर एकाधिकार अपना हासिल किया। इसके बाद 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद इसके कोई लड़का नहीं था, यह संतानहीन था। उसने अपने प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सत्ता सौंप दी और उसके बाद ये यहां से चला गया। उसके बाद मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की और उसी के साथ इसने कुतुबी वंश भी चलाया। गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे। इसने लाखों का दान दिया था, है ना, बहुत उदार आदमी था ये। उसके बाद इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी एक बहुत बड़े सूफी संत थे। उसके बाद नंबर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पे राज कर रहा था उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने से हुई। उस समय वो चौगान, जिसे आप आज हम लोग पोलो बोलते हैं, वो गेम खेल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर उसने राज्य किया। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया था। इल्तुतमिश के आने पर सबसे पहले इसने क्या किया, शासन को और संगठन को मजबूत किया। इसने तुर्कान चेलगामी जो 40 सरदारों का एक ग्रुप था उसको बनाया। इसने इक्ता प्रणाली लागू की। इक्ता प्रणाली भारत के सामंतवाद को खत्म करने से संबंधित थी। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल जलवाया। इसने सिक्के पे अपने नाम अंकित कराए और दूसरे देशों में भी बंटवाए। उसके बाद इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यह ध्यान रखना, खोसरों के विद्रोह में मोहम्मद गौरी ने बहुत अपार मेहनत की और बहुत अच्छे से उस विद्रोह को पलट दिया। उससे प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को बंधन मुक्त कर दिया, मतलब दास्तां से मुक्त कर दिया। इल्तुतमिश के 50 लड़के थे और एकमात्र लड़की रजिया सुल्तान थी। जब ये बीमार हुआ तो अपने आप को दिखाने के लिए ग्वालियर गया, वहां मिलने के लिए इससे कोई नहीं आया। जो तुर्कान चहलगामी थी जिसने वो संगठन बनाया था, उसने इल्तुतमिश से बात करके रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाने के लिए कहा, लेकिन जो एंटी चालीसा ग्रुप था उसने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का सबसे बड़ा लड़का था। ध्यान रखना, इल्तुतमिश ऐसा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा अब्बासी से सुल्तान का प्रमाण पत्र लिया था। इसके बाद जनसमूह जो जनता थी, जनता के सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। उस समय एक व्यक्ति था अल्तुनिया जो सरहिंद का गवर्नर था। एंटी चालीसा जो ग्रुप था जो तुर्कान चहलगामी के विरोध में था, कबर खां, अकील अंसारी, ये टाइप के जो लोग थे, बड़े बड़े व्यापारी थे,
इसने रजिया सुल्तान को मारने की सुपारी दे दी, है ना। तो लेकिन और अल्तुनिया को सरहिंद से बुला लिया और रजिया के ऊपर आक्रमण करने को कहा। अल्तुनिया ने रजिया के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन रजिया ने अल्तुनिया को हरा दिया और हराने के बाद उसने अल्तुनिया ने रजिया से शादी कर ली और राज्य का पूरा जो षड्यंत्र था उसने उसको बता दिया। जैसे ही रजिया को सब पता चला तो रजिया ने एक तरफ से सबको मारने की धमकी दी और उसके बाद क्या हुआ कि जो एंटी सलीसा ग्रुप था उसने बहराम शाह को भेजकर रजिया सुल्तान को कैथल के पास मरवा दिया। कैथल के पास मरवा दिया। अभी बोला जाता है कि कैथल में रजिया सुल्तान की मतलब डाकुओं के द्वारा हुई थी, लेकिन एक्चुअल में वो डाकू बहराम शाह ही था। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह दिल्ली का शासक बना और उसके बाद अलाउद्दीन महमूद और उसके बाद अलाउद्दीन महमूद के बाद नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना था। ध्यान रखना, नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, जो खाली समय में बैठकर कुरान की नकल करता था। ऐसा शासक था नसरुद्दीन महमूद। बहुत ही सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पे विश्वास करता था, सादा जीवन था। अच्छा, उसके समय में जब ये नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक था तो उस समय दिल्ली को चला कौन रहा था? अगर ये शासक ऐसा भाई खाली समय में जो कुरान की नकल कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो दिल्ली कौन चलाएगा? उस समय दिल्ली में इसका वजीर था बलबन ही दिल्ली का शासन सत्ता चलाता था, लेकिन राजा सिर्फ नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। याद रखना भाई, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। अच्छा, जब नसरुद्दीन महमूद मर गया तो उसके बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का जितना भी शासन था वो अमीरों और सुल्तान के बीच टकराव में ही गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद लगभग 20 से 25 वर्ष तक, ठीक है, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक बनी थी और 1240 से 1242 तक बहराम शाह, 1242 से 1246 तक अलाउद्दीन महमूद, 1246 से 1265 तक नसरुद्दीन महमूद शासक बना था। 1265 के बाद 1287 तक बलबन ने राज किया था। अच्छा, बलबन एक ऐसा शासक था जिसने 20 वर्ष वजीर के रूप में और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में काम किया था। बलबन ने सबसे पहले आते आते दो काम किए थे। दो काम कौन से थे? उसने तुर्कान चिहलगामी जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी उसको खत्म किया। तुर्कान चिहलगामी के बाद इसने वजीर के पद को खत्म कर दिया, क्योंकि खुद ये वजीर था और वजीर की शक्तियां बलबन को बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वजीर चाहे तो सुल्तान को कुछ पता भी नहीं चलेगा और राज के नियम कानून बदल जाएंगे। इसलिए उसने सबसे पहले वजीर के पद को खत्म किया और सूबेदार के पद की शक्तियों को भी इसने सेलेक्ट कर दिया, मतलब कंट्रोल्ड में कर दिया। उसके बाद बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए किलेबंदी भी की थी, है ना। बलबन ने सिजदा और पाबोस ईरानी सभ्यता का अपने दरबार में शुरू किया था और बलबन ने ही क्या किया था भाई? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। देखो, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, आगे अलाउद्दीन लौह और तलवार की नीति अपनाएगा। इसके बाद अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के समय में थे, लेकिन अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना जो साहित्यिक जीवन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अमीर खुसरो और अमीर हसन ने जो अपना साहित्यिक जीवन है वो बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के शासन में शुरू किया था। बलबन नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमीर खुसरो और अमीर हसन जो बहुत बड़े विद्वान थे, साहित्यकार थे, इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन किसके समय से स्टार्ट किया था, तो आंसर होगा शहजादा मोहम्मद बलबन का एक पुत्र था। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने के लिए अपनी राजधानी में मतलब दिल्ली के बॉर्डर पे किलेबंदी की थी। उस किलेबंदी का जो राज्यपाट था उसने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को दे दिया था। मंगोलों से युद्ध करते हुए शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। बलबन की मृत्यु थोड़ी दिन बाद 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुवाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कैकुवाद का एक मंत्री था जिसका नाम था फिरोज आलम खिलजी। उसने कैकुवाद की हत्या करके गुलाम वंश को खत्म कर दिया। इस तरह से गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुवाद बन गया। यहां से फिर शुरू होता है खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश की स्टार्टिंग है 1290 से 1320। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1296 से
1316। ठीक है। अच्छा, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में जो कैकुवाद का बनवाया हुआ किला था किले खरी, किले खरी में इसने अपना राजपाट शुरू किया, वहां राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक कराने के बाद इसने बहुत उदार नीति अपनाई थी। मुसलमानों को नहीं मारता था। इसने मुसलमानों के लिए कहा था मैं बूढ़ा मुसलमान हूं और मैं एक मुसलमान का खून नहीं बहाऊंगा। इसने हिंदुओं के प्रति भी उदार भाव प्रकट किया। यह एक बूढ़ा शासक था और इसने क्या किया, दक्षिण भारत में विजय पाने के लिए देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव पर आक्रमण इसने 1296 ईस्वी में किया था। रामचंद्र देव पर आक्रमण करने के बाद ये अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। जैसे ही इसने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उसके बाद ये अपने भतीजे, उस समय भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कहां था, ये अपना इलाहाबाद के पास कड़ा है, कड़ा मानिकपुर, कड़ा का गवर्नर था। अपने भतीजे से मिलने के लिए ये साजो सिंहासन और घोड़ों के साथ सेना लेकर कड़ा की ओर बढ़ा। जैसे ही कड़ा पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी का एक प्री प्लान था कि जैसे ही जलाल यहां आएगा हम जलाल को मार देंगे। जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन के पास पहुंचता है, मतलब एक चाचा अपने भतीजे के पास पहुंचता है, भतीजे ने उसके पीछे से छुरी घोंप दी, उसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया और दिल्ली की ओर बढ़ा। जैसे ही दिल्ली की ओर बढ़ा तो जब दिल्ली में पता चला, भाई जो जलालुद्दीन खिलजी की फैमिली थी, लड़के थे, उर्मुग लड़का था जलालुद्दीन खिलजी का, उर्मुग को पता चला तो उर्मुग ने अलाउद्दीन खिलजी से सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको भी मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही दिल्ली में आया था तो बोलते हैं कि बहुत एक तेज आंधी आई थी। आंधी, वो आंधी मतलब दिल्ली के लोगों के लिए एक जहर थी, क्योंकि उस समय जो खिलजी वंश था एक वंश नहीं था, ये खिलजी क्रांति के रूप में उभरा था। 1290 से 1320 तक इसका टाइम पीरियड मात्र 30 साल चला था, लेकिन 30 साल में ही इसने दिल्ली को बदल दिया था बिल्कुल। और उसके बाद इसने भाई जब सबको मार दिया तब एक इसकी लड़की भतीजी बची थी, मतलब जो जलालुद्दीन खिलजी की लड़की थी, है ना, इसकी चचेरी बहन, उसके साथ इसने शादी कर ली। शादी करने के बाद इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। सुल्तान घोषित करने के बाद इसने सबसे पहले जो छोटे छोटे राजवंश थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश चलाया था, इल्तुतमिश ने शमसी वंश चलाया था, बलबन ने बलबनी वंश चलाया था। तो ये जो छोटे छोटे फुटकर में वंश थे ना, अलाउद्दीन खिलजी ने आकर उनको सबको खत्म कर दिया और सबको एक समान कार्य करने को कहा। इसने सेना का गठन किया, बाजार नियंत्रण किया। बाजार नियंत्रण करने के बाद जो भी व्यापारी चोरी करता था, अच्छा कहीं ना कहीं अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को देखोगे तो एक तानाशाही के रूप में एक पॉजिटिव इसका भी है, आपको देखने को कैसे मिलता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे इसने बाजार नियंत्रण किया था, जो भी व्यापारी चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा, जो भी व्यापारी चोरी करेगा तो जितनी वो चोरी करेगा, मान लो 1 किलो चोरी किया तो उसके शरीर से 1 किलो मांस निकाल लिया जाता था। अगर उसने 10 किलो चोरी की है तो उसके शरीर से 10 किलो मांस निकाल लिया जाएगा। अगर उसने ज्यादा चोरी की है तो उसको ही खत्म कर दिया जाएगा। ये बहुत कठिन कानून थे। तो उस समय अलाउद्दीन के समय में चोरी नाम की चीज नहीं थी। अगर चोरी करता था तो सिर्फ सुल्तान के अंडर में ही चोरी होती थी, बस, और कोई चोरी नहीं करता था। जैसे आप जाते हो बाजार में तो कोई व्यापारी है भाई, कोई अपना कांटा सेट किए है, कोई अपना ज्यादा किए है ना, तो इस चीज की जो जानकारी थी अगर खिलजी को पता चल गई तो जितना वो कांटा सेट किए उतना ही मांस उससे निकाल लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से भाई कहीं ना कहीं ये सही भी था किसानों के लिए, है ना। आज अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, पॉजिटिव भी है, बता रहे हैं भाई। आप लोग ये मत बोलना सर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब एक जो उसका एक एटीट्यूड था कि उससे कुछ अच्छा हो सकता है, तो हम उसकी बात करें। अब हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी क्या था भाई, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को इसने 1296 में सुल्तान घोषित किया। 1296 में सुल्तान घोषित किया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया भाई, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया 1303 ईस्वी में। क्या किया भाई इसने, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ वही है रानी पद्मावती, सिर्फ ये रानी पद्मावती के लिए चित्तौड़ गया था।
अच्छा, रानी पद्मावती के लिए चित्तौड़ क्यों गया था ये? तो उसकी वहां का जो राजा था रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह की जो रानी थी पद्मावती, पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के बारे में बहुत इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि जब वो पानी पीती थी, जब रानी पद्मावती पानी पीती थी तो जैसे ही पानी गले के नीचे निकलता था तो सारा पानी दिखता था। भाई इतनी खूबसूरत थी भाई, आप उस जमाने के इतिहास का बता। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये पता चला, अच्छा आपने कभी ये सोचा है कि अलाउद्दीन खिलजी को कैसे पता चलता यार? वो तो अच्छा, चित्तौड़ एक ऐसी रियासत थी, चित्तौड़ एक ऐसी रियासत थी जिसको कभी किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। चित्तौड़ एकमात्र अपराजेय रियासत थी, कभी किसी को ने इसको जीत नहीं पाया। चित्तौड़ को क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि चित्तौड़ का किला ऐसा बना था भाई कि उस किले को भेदने में ही सेना खत्म हो जाती थी, समझ रहे हो ना? तो भाई रावल रतन सिंह ने ऐसा उसको बनवाया था। तो जब अच्छा इसको पता क्या चला, रावल रतन सिंह, अब हम थोड़ी देर के लिए चित्तौड़ चलते हैं, थोड़ा बस 5 मिनट के लिए। चित्तौड़गढ़ का राजपाट चल रहा है अच्छे से, रावल रतन सिंह रानी पद्मावती अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद उसके दरबार में एक व्यक्ति है राघव चेतन। राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही बड़ा उसके दरबार में सम्मानित व्यक्ति होता है और एस्ट्रोलॉजर टाइप का होता है, भविष्य बताने वाला। तो कुछ ऐसी बातें राज दरबार में हो जाती हैं जिससे राघव चेतन को रावल रतन सिंह अपने राजपाट से निकाल देता है। ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि रावल रतन सिंह राघव चेतन को अपने जो एरिया है, अपना जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से बाहर निकलने के लिए बोल देता है। अब देखो सर्कमस्टेंसेस क्या, अगर हम लोग सर्कमस्टेंसेस की बात करेंगे तो पूरा टाइम पीरियड इसी में चला जाएगा। तो आप अभी सिर्फ इतना सोच लो कि चित्तौड़गढ़ में कुछ ऐसी बात हुई थी जिससे राघव चेतन को वहां के राजा रावल रतन सिंह ने बाहर निकाल दिया था। अब जैसे ही राघव चेतन को बाहर निकाला गया, राघव चेतन ने रावल रतन सिंह से बदला लेने को सोचा। अब बदला लेने के लिए भाई चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कौन करेगा? आज तक किसी ने, जिसने भी आक्रमण किया वो बिना लड़े ही मर गया है, वो किले को खोदते खोदते ही मर गया। ठीक है, तो भाई आक्रमण कौन करेगा? तो अब रावल रतन सिंह तो भाई उसको निकाल दिया। अब राघव चेतन जो है वो भटकता हुआ आया दिल्ली। कहां पे आया? दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी का, अच्छा अलाउद्दीन खिलजी का भाई नाम तो हो ही गया था कि भाई दिल्ली में एक ऐसा शासक है जो ऐसा कर देता है। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में राघव चेतन गया तो उसने सारी व्यथा सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर अलाउद्दीन खिलजी इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वो बस रानी पद्मावती उसको सामने दिखने लगी। उसने तुरंत सेना से बोला, भाई सेनापति से बोला, सेना तैयार करो, हम आज ही चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करेंगे। सेना तैयार हो गई, सारे लोग चित्तौड़गढ़ आ गए। चित्तौड़गढ़ आने के बाद इसने वही शुरू कर दिया। भाई महल, जो चित्तौड़गढ़ का महल था वो बहुत ऊपर होना है, आप चढ़ते चढ़ते ही एक तरह वैष्णो देवी की चढ़ाई मान लो उसकी, और वो ऐसे पत्थरों से बना है, ऐसी उसकी नक्काशी की गई है कि उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता है। भाई छोटा मोटा गोला जो है ना, गोला उस समय का, आज वही बोल दो सर परमाणु बम गिरा दो, ऐसा नहीं, उस समय के जो गोले थे ना वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के पास 1 महीने का राशन था, 1 महीने का भाई राघव चेतन ने उसको पूरा लोकेशन दिया था ना कि ऐसा ऐसा, तो 1 महीने का राशन लेकर अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़गढ़ गई थी। जब चित्तौड़गढ़ जाने के बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया। बाउंड्री जो थी उसकी, पहली बात पूरी सेना जिसकी थी अलाउद्दीन, वो पूरी बाउंड्री में ही नहीं आ पाई थी। इतना लंबा उसकी बाउंड्री थी तो उसकी बाउंड्री में ही उसकी पूरी सेना नहीं आ पाई, खत्म हो गई। अब उसके बाद उसने खोदना शुरू किया कि किले को ढहाएंगे, खोदना शुरू किया। युद्ध मतलब थोड़ा बहुत पत्थरबाजी भी हुई, ऊपर से पत्थर फेंके गए। भाई वो ऊपर बैठे ना, तो ऊपर से एक पत्थर ऐसे फेंक देंगे तो पूरी सेना जिसके ऊपर गिर जाएगा वो खत्म हो जाएगा, बाकी नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा करते करते 1 महीना हो गया। सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपना टेंट गाड़ रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि ऐसा नहीं है, सेनापति ने बोला साहब 1 महीना हो गया, राशन नहीं बचा है, सेना थक चुकी है। तो अलाउद्दीन खिलजी तो देखो मोटी बुद्धि का आदमी था, उसको ज्यादा दिमाग उसके पास नहीं था, उसको बस खून दिखता था। लेकिन उसके साथ कौन था? राघव चेतन ने उसको आइडिया दिया कि आप
युद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना रावल रतन सिंह बाहर कभी आएंगे और ना ही आपसे मुलाकात होगी। एक शर्त पे मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आप उनके पास एक पैगाम भेजिए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके मेहमान हैं, हम आपके घर आए हैं। सेना को हटा लिया गया। अब देखो यहां कूटनीति शुरू होती है। देखो कूटनीति किस प्रकार की होती है। कूटनीति शुरू हुई क्या, एक खत भेजा गया लिख के, सैनिक गया, रावल रतन सिंह के दरबार में पेश किया गया कि दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी आपसे मिलना चाहते हैं और वो मेहमान बनकर आपके चित्तौड़गढ़ में आए। तो भाई मेहमान भगवान होता है। अब रावल रतन सिंह ने अपने 4 सिपाहियों को लिया और चले गए। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को देखा उन्होंने, तो भाई गले मिले। गले मिलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनके चाकू लगा दिया, चलो भाई तुम बंदी बन गए। अब रावल रतन सिंह को बैठा लिया गया वहीं। अब भाई मेहमान का स्वागत करने जा रहे हैं, कोई तलवार लेकर थोड़ा जाएंगे, वो चले गए, बन गए। अब देखो कूटनीति शुरू हो गई, ठीक है। भाई अलाउद्दीन खिलजी को चाहिए पद्मावती, ठीक है, और उसको कुछ नहीं, चित्तौड़गढ़ से उसको कुछ मतलब नहीं था, ठीक है, पद्मावती चाहिए। तो जैसे ही रावल रतन सिंह को कैद किया, जो सैनिक आए थे उनको भेज दिया और बोल दिया कि पद्मावती से बोल दो हमारे पास आ जाए, दिल्ली चले हमारे साथ। रावल रतन सिंह को हमने कैद कर लिया है। अब रानी पद्मिनी ने बोला, भाई जब उनको पता चला तो भाई पूरे चित्तौड़गढ़ में हाहाकार मच गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उसके बाद रानी पद्मिनी ने अपने आप को उसके सामने नहीं लाई थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी बातें हुई बाद में, लेकिन फाइनल रिजल्ट ये आया कि रानी पद्मिनी ने यह सोचा कि अगर एक व्यक्ति की वजह से पूरे राजपाट को परेशानी हो रही है, तो उस व्यक्ति का मर जाना ही ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, अगर एक व्यक्ति की वजह से 5000 व्यक्ति को परेशानी है और उसका सलूशन मृत्यु है, तो आज से ही उस समय में यह नियम था कि उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए। तो रानी पद्मिनी ने अपना जौहर करने के लिए उन्होंने अपना लगवा दिया कि भाई जौहर की प्रक्रिया होगी। जब रानी पद्मिनी ने शुरू किया तो उनके साथ बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने भी जौहर करना स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि भाई रानी साहिबा आप चली जाओगी, ठीक है, अलाउद्दीन आक्रमण कर देगा, भाई हमारे भी आदमी मारे जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत सी औरतों के साथ जौहर कर लिया था। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को अच्छा जौहर क्या होता है, जौहर एक तरह की प्रक्रिया होती है, एक प्रथा होती है कि एक जो स्त्री होती है, औरत होती है, वो अपने मतलब आदमी के सिवा किसी दूसरे के पास नहीं जा सकती है ना। अगर ऐसा कुछ प्रेशर उसके ऊपर किया जाता है तो वो जौहर कर लेती है, अपने आप को समाप्त कर लेती है ना, आग में कूद जाती है एक तरह से। तो भाई वो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, अलाउद्दीन खिलजी से अब क्या बचा यहाँ पे, उन्होंने रावल रतन सिंह को छोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ पे उसने जब ये सब हुआ तो चित्तौड़गढ़ को उसने खिजराबाद बना दिया। चित्तौड़गढ़ का नाम उसने रख दिया खिजराबाद रख दिया। अच्छा, इसने खिजराबाद इसका नाम क्यों रखा था, क्योंकि खिजराबाद रखा किसके, अपने पुत्र के नाम पर, अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़गढ़ में खिजराबाद नामक साम्राज्य की स्थापना की, नामक एक नया नगर बसाया। अब इसके बाद देखो, ये तो चित्तौड़गढ़ का अकबर हो गया, 1296 में ये सुल्तान बना। अब इसके बाद इसने क्या किया था, इसने बाजार नियंत्रण शुरू किया, बाजार नियंत्रण किया, है ना। बाजार नियंत्रण करने के बाद घोड़े के दागने की प्रथा शुरू हुई, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू हुई, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू हुई। उसके बाद नकद वेतन शुरू किया गया, नकद वेतन शुरू किया, मतलब जो सिपाहियों को वेतन था वो नकद वेतन दिया जाने लगा। अच्छा, घोड़े को दागना क्या था, जैसे एक सिपाही है तो वो अपने जो अगर वो घोड़े का घुड़सवार है तो वो अपने घोड़े पे एक निशान लगा देगा, फिर वो जहां जाएगा, जिस भी युद्ध में जाएगा, वही घोड़ा लेकर जाएगा, ठीक है। तो इससे जो एक सैनिक और घोड़े के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। भाई अगर आप एक ही घोड़ा जिंदगी भर यूज करोगे तो वो घोड़ा आपके इशारों पे काम करेगा। अब जैसे एक आज हमने एक घोड़ा लिया, परसों दूसरा लिया, ऐसे करने से कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो इसने सेना के लिए और बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव काम किया था। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के लिए और बाजार के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। अच्छा, उसके बाद
बाजार नियंत्रण किया, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की और सैनिकों को नगद वेतन शुरू दिया। बाजार नियंत्रण उसने बहुत अच्छे से किया था। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के उद्देश्य क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के उद्देश्य थे, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके उद्देश्य थे एक धर्म की स्थापना करना। दो उद्देश्य थे अलाउद्दीन खिलजी के भारत में आक्रमण करने के, दो उद्देश्य थे। कौन सा? पहला था अपने धर्म की स्थापना करना, जो एक ये खिलजी धर्म बनाना चाहता था, धर्म की स्थापना करना। दूसरा, सिकंदर की तरह अपराजित, सिकंदर की तरह अपराजित। इसीलिए इसने अपने आप को क्या किया? सिकंदर ए शानी अपने आप को बुलाया, नाम दिया सिकंदर ए शानी, सिकंदर ए शानी, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर। ठीक है, सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर इसको बोला जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दो उद्देश्य थे। पहला क्या था? धर्म की स्थापना करना। दूसरा क्या था? सिकंदर की तरह अपराजित रहना। और इसीलिए इसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर घोषित किया। द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर ए शानी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर ए शानी, द्वितीय सिकंदर किसको बोलते हैं? अब देखो इसने क्या किया दक्षिण भारत के लिए। उसके पहले चलो हम लोग चलते हैं 1301 में। 1301 में इसने क्या किया था? 1301 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। सीरी को राजधानी, सीरी को राजधानी बनाया, सीरी को राजधानी बनाया और उस पर किला बनवाया, सीरी का किला बनवाया, सीरी का किला बनवाया। ठीक है, अब सीरी को राजधानी क्यों बनाया था? किला क्यों बनाया? मंगोलों से आक्रमण की रक्षा के लिए, मंगोलों से रक्षा के लिए। ठीक है, मंगोलों से अपने राज्य को बचाने के लिए इसने 1301 में सीरी को राजधानी बनाकर सीरी का किला बनवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरी का किला कब बनवाया गया, या सीरी के किले का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि वो मंगोलों से अपने राजपाट की रक्षा करना चाहता था। इसके बाद सीरी का किला इसने 1304 बनवाया था, एक नहीं है यार, 1304 में सीरी का किला बनवाया था। 1304 में सीरी का किला, सीरी का किला बनवाया था। अब देखो 1301 में इसने क्या किया था? 1301 में रणथंभौर जीता था, रणथंभौर विजय, रणथंभौर विजय, रणथंभौर विजय। ठीक है, 1301 में रणथंभौर विजय, 1303 में चित्तौड़गढ़, 1303 में चित्तौड़गढ़ और 1304 में सीरी का किला। ये सीरीज याद रखना, 1 3 4। पहला रणथंभौर, दूसरा चित्तौड़गढ़ और नेक्स्ट सीरी का किला। सीरी का किला इसने बनवाया था। सीरी का किला क्यों बनवाया था भाई? तो सीरी का किला इसने बनवाया था मंगोलों से रक्षा के लिए। अब इसका देखो, अब इसका शुरू होता है दक्षिण भारत आक्रमण। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पहला शासक था, प्रथम शासक जिसने विंध्याचल पर्वत पार किया, प्रथम शासक जिसने विंध्याचल पर्वत पार किया, जिसने विंध्याचल पर्वत पार किया। विंध्याचल पर्वत पार करने के बाद और दक्षिण प्रायद्वीप में प्रवेश किया। ठीक है, यह पहला ऐसा शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार किया और दक्षिण प्रायद्वीप में प्रवेश किया। इसके पहले किसी ने ना तो चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था, ना ही चित्तौड़गढ़ को जीता था और ना ही विंध्याचल पर्वतमाला को पार किया था। तो यह पहला ऐसा शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके
प्रायद्वीपीय जो दक्षिण था वहां पे इसने प्रवेश किया। अब देखो दक्षिण विजय के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा था। देखो मलिक काफूर के बारे में आपको बता दें, मलिक काफूर अलाउद्दीन की सेना में एक सेनापति था। सेनापति ने तो बाद में बनाया गया था, पहले ये मामूली सैनिक था। ये एक हिजड़ा था। मलिक काफूर क्या था? एक हिजड़ा था। इसको 1000 दिनारी कहा जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि किसको 1000 दिनारी बोलते हैं, तो मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर इसकी सेना में था, जिसे 1000 दिनारी बोला जाता था, जिससे 1000 दिनारी बोला जाता था। अब देखो 1000 दिनारी क्यों बोला जाता था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार में खरीदा था। कहां से? गजनी से। क्योंकि गजनी से खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर खरीदा था, और यह एक हिजड़ा था। ठीक है, ट्रांसजेंडर था ये, और इसको 1000 दिनारी भी बोला जाता था। इसने क्या किया? दक्षिण भारत अभियान में सेनापति बना था। ये सेनापति बनाया गया। दक्षिण भारत अभियान में ये सेनापति बनाया गया। अब देखो दक्षिण भारत के अभियान में ये सेनापति बनाया गया था। मलिक काफूर के बारे में आपको इतनी जानकारी होगी। मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर था। इसको 1000 दिनारी बोला जाता था, क्योंकि इसको अलाउद्दीन खिलजी 1000 दिनार में खरीद के लाया था, और दक्षिण भारत के अभियान में इसको सेनापति बनाकर अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। अब देखो दक्षिण भारत ये चला गया। दक्षिण भारत क्यों गया था? ये उसको जीतने के लिए। किसके प्रतिनिधित्व में? कि भाई खिलजी ने भेजा है, आप हमको टैक्स दीजिए। मेन काम इसका टैक्स धन लूटना था। अब हमने आपको कल बताया था कि होयसल हुए, यादव हुए और वाताकी हुए, जितने भी राजवंश थे दक्षिण भारत के, उन्होंने सभी ने अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता को स्वीकार किया। लेकिन एकमात्र ऐसा राजवंश था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को स्वीकार नहीं किया था और उनको टैक्स नहीं दिया जाता था। पांड्य राजा जो थे, उन्होंने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स नहीं दिया और ना ही उनकी सत्ता को स्वीकार किया। तो जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर ने बोला कि भाई पांड्य लोग क्यों नहीं देते? भाई जब सब लोग दे रहे हैं तो पांड्य क्यों नहीं दे रहे हैं? पांड्यों से भी हम लेंगे। अगर वो अच्छे से नहीं बात करेंगे, अच्छे से हमको एडजस्ट नहीं करेंगे, तो हम उनसे जबरदस्ती उनको जीत करके लेंगे। तो क्या किया भाई? मलिक काफूर जो था वो दक्षिण भारत गया। दक्षिण भारत जाने पर देवगिरी के जो रामचंद्र थे, देवगिरी के राजा रामचंद्र, ये वही रामचंद्र है, राजा रामचंद्र, जिनको जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया था जिनके ऊपर, और इसी अटैक के बाद अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गया था। तो इसी देवगिरी के राजा रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी को राम रायन की पदवी दी। खिलजी को राम रायन की पदवी दी। राम रायन की पदवी दी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को राम रायन की पदवी दी। और पदवी देने के बाद नवसारी जिला, अपने यहां का जो नवसारी जिला था, नवसारी जिला को खिलजी को दे दिया। जैसे ही पता चला कि देखो पहले ही जलालुद्दीन खिलजी से मात खा चुका था। अब जैसे इसको पता चला कि मलिक काफूर ने अपनी सेना तैयार कर ली है और अटैक करने आ रहा, भाई पहला अटैक इनके ही ऊपर होगा, क्योंकि देवगिरी की जो लोकेशन थी वो दक्षिण भारत में प्रवेश करने पर पहली लोकेशन इन्हीं की थी। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत क्या कर दिया कि रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी को राम रायन, अरे भैया राम रायन की उपाधि देकर नवसारी जिला इनको दे दिया। नवसारी जिला इनको दे दिया
किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि जो अब ये देखो देवगिरी को इन्होंने एक तरह से आंशिक रूप से अपने वश में कर लिया। तो देवगिरी के जो रामचंद्र थे वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आ गए। अब इसके बाद नंबर आता है किसका? तेलंगाना का। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रथम जो अभियान था तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना के शासक जो थे उस समय रुद्रदेव द्वितीय ने जितना बड़ा रुद्रदेव द्वितीय था उतनी बड़ी अपने बराबर सोने की मूर्ति मलिक काफूर को भेंट की। अपने बराबर सोने की मूर्ति मलिक काफूर को भेंट की और कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया। देखो भैया, जब वहां के देवगिरी के रामचंद्र देव ने राम रायन की उपाधि दे दी अलाउद्दीन खिलजी को, और उन्होंने क्या किया? नवसारी जिला भी उनको दे दिया। ठीक है, राम रायन की उपाधि प्लस नवसारी जिला उनको दे दिया। उसके बाद जो तेलंगाना का शासक था रुद्रदेव द्वितीय, उसने क्या किया? सोने की मूर्ति मलिक काफूर को दे दी। और कितनी बड़ी सोने की मूर्ति थी? जितना बड़ा रुद्रदेव द्वितीय खुद था उतनी बड़ी और उतने ही वजन की सोने की मूर्ति मलिक काफूर को भेंट की। सोने की मूर्ति के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर को दिया। ये वही कोहिनूर हीरा है जो बैंग बैंग पिक्चर इस पे बनी थी। ठीक है, तो अब देखो कोहिनूर हीरा की हिस्ट्री शुरू हो जाती है। सबसे पहला कोहिनूर हीरा किसको दिया था? तेलंगाना के शासक रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को दिया था। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जो दक्षिण भारत की विजय के लिए निकला था। तो इस तरह से देखो, इसने देवगिरी तेलंगाना को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, देवगिरी और तेलंगाना को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने आपको एक वंश बताया था कि होयसल वंश के राजा थे भल्लाल देव। है ना? तो देखो अब देखो देवगिरी के जो रामचंद्र थे, तेलंगाना का रुद्रदेव द्वितीय था, दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता को स्वीकार किया, मलिक काफूर को कुछ ना कुछ दिया। तो होयसल वंश के जो बल्लाल देव थे, इन्होंने क्या किया कि भाई हम मलिक काफूर दे, हम खिलजी से मिलना चाहते हैं। तो क्या किया इन्होंने? होयसल के बल्लाल देव व देवगिरी के रामचंद्र, होयसल के बल्लाल देव व देवगिरी के रामचंद्र ने खिलजी से मुलाकात की और खिलजी को क्या दिया था? 1 लाख टका दिए। ठीक है, 1 लाख टका दिए। खिलजी को क्या दिए थे? 1 लाख टका दिए थे। अब देखो खिलजी का मेन उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत पे आक्रमण करने का खिलजी का मेन उद्देश्य था कि धन को लूटना व विजय पाना। धन को लूटना और विजय पाना, ये खिलजी के दोनों उद्देश्य थे दक्षिण भारत के लिए। ठीक है, दक्षिण भारत के इसके 2 उद्देश्य थे। तो दक्षिण भारत को ओवरऑल इसने क्या कर दिया था? लूट लिया था। अब इसमें देखो एक साम्राज्य बचता है, कौन सा? एक साम्राज्य इनका बचता है वो पांड्य का। पांड्य राजाओं का जो साम्राज्य बचता है, हालांकि पांड्य राजाओं के साथ इनका युद्ध भी हुआ था। किसका? मलिक काफूर का
पांड्य राजाओं के साथ युद्ध हुआ, ठीक है। काफूर ने, मलिक काफूर ने पांड्य राजाओं पर युद्ध किया, पांड्य राजाओं पर युद्ध किया। युद्ध करने के बाद पांड्य राजाओं ने, जब इनका युद्ध हुआ तो पांड्य राजा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए। कमजोर पड़ने के बाद जितना जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने उसको मलिक काफूर को दे दिया, ठीक है, पांड्य राजा। उसके बाद वहां से जब दक्षिण भारत को जीता तो दक्षिण भारत को जीतकर वो इस तरह से दक्षिण भारत को जीतकर मलिक काफूर ने, जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का जो जितना भी भाई एरिया था, झंडा था उसका, वो दक्षिण भारत हुआ, अपना राजस्थान का इलाका हुआ, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, यूपी को अवध बोलते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों ही जो प्रेसिडेंसी थी वो उससे अलग थी, ठीक है, वो दिल्ली से अलग थी। अभी अलाउद्दीन खिलजी का जो दिमाग है वो इधर नहीं गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम अभियान था वो किसके विरुद्ध था, किसके विरुद्ध था? तो लिखना इसका प्रथम अभियान 1298 में गुजरात के बघेल राजपूत राजा कर्ण के विरुद्ध था, कर्ण के विरुद्ध था। बघेल राजपूत राजा कर्ण के विरुद्ध था, बघेल राजपूत राजा कर्ण के विरुद्ध था। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कई विद्रोह हुए, उसमें जो इनके विद्रोही थे मुसलमान, पहला जो विद्रोह था वो मुसलमानों ने किया था, पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों ने किया था। इनके काल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। वो व्यक्ति जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय में विद्रोह किया था उनके नाम थे मयूर खां और अकत खां। मयूर खां थे, अकत खां थे, हाजी मौला थे और मंगू खां थे, ठीक है। ये कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह में भाग लिया था। नाम देखो ध्यान से आप सुन लेना, कौन कौन था भाई? अकत खां, मंगू खां, हाजी मौला के साथ मलिक उमर। ये 3-4 मेन व्यक्ति थे जो अलाउद्दीन खिलजी के हर विद्रोह में साथ देते थे, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो विद्रोह होता था, ये जो अकत खां, मंगू खां बताया था ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में अपना काम करते थे, दमन करते थे अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में। उनके नाम याद कर, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में विद्रोह किया था वो थे अकत खां, मलिक उमर, मंगू खां, हाजी मौला तथा नवीन मुसलमानों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोह किया के सामने विद्रोह किया था। अब देखो विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 नियम अपनाए थे। वो नियम कौन कौन थे भाई? लिख लेना। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, गुप्तचर खुफिया विभाग बनाया था। बलबन की तरह अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे से खुफिया विभाग बनाया था, और खुफिया विभाग का काम यह था कि राजा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है, वो सिर्फ खुफिया उसकी जानकारी राजा को हो जाए, पहला यह था। दूसरा था, इसने दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया। दिल्ली में इसने मद्य को निषेध कर दिया। मद्य मतलब मादक पदार्थ को इसने निषेध कर दिया, बिल्कुल बैन लगा दिया। तो कहीं ना कहीं अच्छा काम है ना, मादक पदार्थ को इसने दिल्ली में बैन कर दिया। उसके बाद अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करके खालसा भूमि बना दी उसने। अमीरों की जो संपत्ति थी ना, अमीरों के पास जैसे 200 बीघा जमीन थी तो 50 बीघा कि 150 बीघा उसने जमीन ले ली। मतलब जो अमीरों से जमीन ले ली, जमीन लेने के बाद उसको और अच्छा फर्टिलाइज कर दिया, है ना, उपजाऊ बना दी, और उससे टैक्स कर वसूलने लगा, राजस्व वसूलने लगा। अमीरों से जमीन लेकर किसी गरीब को दे दिया, फिर गरीब से वो बोला कि तुम पैदा करो और हमको टैक्स दो, पैदा करो टैक्स दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ने किया था अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उत्सवों पर रोक लगा दी। जितने भी अमीर थे भाई, हमने आपको नाम बताए थे, अकत खां, मलिक उमर, मंगू खां, हाजी मौला तथा नवीन मुसलमान थे।
ये बहुत अमीर थे, अमीर व्यापारी थे। तो इसने जब ये विद्रोह किया इन्होंने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के उत्सव पर और अमीरों के मेलजोल पर प्रतिबंध लगा दिया, मद्य निषेध पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। इनकी भूमि लेकर गरीबों को भूमि दे दी, उससे राजस्व लेने लगे, और उसके बाद गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। तो ये अलाउद्दीन के बारे में आपकी थोड़ी डिटेल जानकारी थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके सामने प्रस्तुत होंगे नई सीरीज लेकर। इसी के आगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक वंश आएगा इसके बाद। और तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। और जितने फैक्ट हम आपको बताते हैं ये बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, है ना। तो भाई इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू।